दोस्तों नमस्कार। आज भारत में और पूरी दुनिया में चर्चा है यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसको लेकर, और इस बात को कहा जा रहा है कि इससे दोनों देशों का बहुत फायदा होगा। कितना फायदा होगा, किन क्षेत्रों में होगा, और जो कहा जा रहा है अगर हमें उसको अचीव करना है तो भारत को क्या करना होगा, आज हम इसकी चर्चा करें। क्योंकि अगर हम ये बात मान लें दोस्तों कि जो एग्रीमेंट साइन हुआ है इससे बहुत कुछ बदल जाएगा, तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा रुक के इसमें जो लिखा गया है उसको समझना होगा और उसका मतलब क्या है उसको समझना होगा। इसीलिए आज की चर्चा इसी मुद्दे पर है। और इस एग्रीमेंट में जो चर्चा में नहीं आ रहा है वो क्या है, जिसके बारे में ना भारत के मंत्री और प्रवक्ता बात कर रहे हैं और ना यूरोप के, तो बिटवीन द लाइंस क्या चैलेंजेस हैं इसको समझना जरूरी है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि इनविजिबल बैरियर्स, अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, सिर्फ एग्रीमेंट साइन करने से रास्ता नहीं बनता है। क्योंकि अगर ये इतना आसान होता तो भारत का जो यूरोप का एक्सपोर्ट है वो काफी ज्यादा होता। आफ्टर ऑल दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं इसको समझना जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने बिजनेस दोस्तों के साथ, या जो भी इस व्यापारिक समझौते को समझना चाहता है उसको जरा ध्यान से समझना हो तो ये वीडियो देखना बहुत जरूरी, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आफ्टर ऑल इस एग्रीमेंट से जो सब कह रहे हैं कि टैरिफ कम हो जाएगा, कितना कम होगा? आज जो एवरेज टैरिफ भारत के प्रोडक्ट्स पे यूरोप में लगता है वो है 3.6%। हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का जीरो करवा रहे हैं। अच्छी बात है, कुल मिला के 3.5%। भारत और चाइना के बीच में अगर हम देखें तो जो हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का खर्चा है वो ही करीब 6 से 8%। तो अगर हमने 3.5% बचा भी लिया और मान लें कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों देशों में सेम है, फिर भी जो चाइना है वो भारत से 4 से 5% सस्ता होगा। इस बात को हमें समझना चाहिए। अब सवाल इस बात का है कि आफ्टर ऑल ये एग्रीमेंट कहता क्या है। हम तो सिर्फ टैरिफ की बात कर रहे हैं। इस एग्रीमेंट में गुड्स को लेकर बात है, रूल ऑफ ओरिजिन को लेकर बात है, कस्टम फैसिलिटेशन, सैनिटरी फाइटोसैनिटरी, टीबीटी, ट्रेड रेमेडीज, सर्विसेज, डिजिटल ट्रेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ट्रांसपेरेंसी, गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस, सस्टेनेबल फूड सिस्टम, ट्रेड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर ट्रेड एंड वर्कर्स राइट, जेंडर इक्वालिटी, डायलॉग एंड कोऑपरेशन, एनफोर्समेंट कमिटमेंट, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इनिशियल प्रोविजंस एंड जनरल डेफिनेशंस, इंस्टीट्यूशनल प्रोविजंस, फाइनल प्रोविजंस एंड एक्सेप्शन एंड जनरल प्रोविजन। ये पूरा डॉक्यूमेंट सैकड़ों पेज में। अब सवाल इस बात का है कि हम क्या चर्चा कर रहे हैं। मैं कुछ मुख्य मुद्दे हैं जिन पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ट्रेड के अंदर हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं दोस्तों कि जो यूरोप है उसने करीब 90% जो टैरिफ लाइन है और जिसकी वैल्यू करीब 91% बनती है जो भारत से ट्रेड होता है, उस पे टैरिफ हटा दिया। हम ये बात कर रहे हैं। भारत ने क्या किया है कि जो 86% टैरिफ लाइन है उनको हटाया है, और जिसका व्यापार 93% वैल्यू टर्म्स में है उसका टैरिफ हटाया है। इसका मतलब यह है कि जो 14% टैरिफ लाइन है, 14% अगर आप ध्यान से उसको देखें, ये जो टैरिफ लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, ये भारत के लिए सेंसिटिव है। तो फ्यूचर में जब भी ये बात हो इन 14 पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाकी तो हम ट्रेड ऑफ में कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे। अब सवाल इस बात का है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो बेनिफिट क्या है, यूरोप को जो फायदा मिल रहा है उनके एग्री फूड को, केमिकल को, फार्मास्यूटिकल को, मशीनरी, मेडिकल डिवाइस, एवियोनिक्स एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। भारत के किन क्षेत्रों को फायदा होगा?
फिशरीज, केमिकल्स, टेक्सटाइल, फुटवेयर एंड फार्मास्यूटिकल। अब आप ध्यान से देखिए, फिशरीज, टेक्सटाइल, फुटवेयर, फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल्स, हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसमें या तो मैनुअल लेबर है या हम चाइना से आयात करके उसका प्रोडक्ट बना के हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, हम हाई वैल्यू प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, और जो हम फार्मास्यूटिकल भी दे रहे हैं वो जेनेरिक है। तो यहां पे जो वैल्यूएशन है, अगर आप ध्यान से देखें, यहां भी फार्मास्यूटिकल वो भारत को भेज रहे हैं और हम भी फार्मास्यूटिकल यूरोप को दे रहे हैं। ये फार्मास्यूटिकल है जिनमें पेटेंट है, ये फार्मास्यूटिकल है जो जेनेरिक है। ट्रेड मार्जिन का फर्क है। इसी तरह से ये जो केमिकल है ये पेटेंटेड है, ये जो केमिकल है ये जेनेरिक है। इस बात को भी आपको समझना होगा। और जहां तक बात है एग्री फूड की, यस, वहां का जो क्लाइमेट है, वहां जो फसलें होती हैं जो भारत में नहीं होती वो भारत आएंगी, और जो भारत की क्रॉप है जैसे फिशरीज है हमारे यहाँ पे, वो भारत से वहां जाएंगी। तो ये कुल मिला के ट्रेड का मामला बैठता है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो होगा क्या, इसमें क्या समझौता हुआ है। केमिकल्स में जो अभी करीब 22% ड्यूटी है उसको हटा दिया जाएगा। कॉस्मेटिक्स, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है, उस पर 22% ड्यूटी है। यह कहा जा रहा है कि अगले 5 से 7 साल में ये जो टैरिफ है इसको खत्म कर दिया जाएगा। मतलब हर साल 2-2, 3-3% हम घटाएंगे, क्योंकि अगर हमें 5 से 7 साल में जीरो करना है तो हर साल आपको 3 से 4% घटाना होगा। इसके अलावा प्लास्टिक्स, ये भी आपको एक टैरिफ कम हो जाएंगे। टेक्सटाइल एंड अपैरेल्स, मोस्ट टैरिफ्स रिमूव्ड एट एंट्री इनटू फोर्स। जैसे ही एक समझौता लागू होगा, टेक्सटाइल और अपैरेल से टैरिफ हट जाएगा। सेरेमिक्स, इसका टैरिफ हट जाएगा। मशीनरी, इसका टैरिफ हटेगा। बोट्स, इसका टैरिफ हटेगा। ये कौन हटाएगा? भारत हटाएगा, यूरोप नहीं हटा रहा। भारत इन सब के ऊपर से टैरिफ हटाएगा। हम टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, टेक्सटाइल में वहां पे भी हमें टैरिफ हटाना पड़ रहा है। तो आप आधी पिक्चर मत देखिए, पूरी देखिए। अब सवाल इस बात का है कि एग्री प्रोडक्ट्स में कौन सी चीजों पे टैरिफ हटेगा? ओलिव ऑयल, नॉन अल्कोहलिक बियर्स एंड फ्रूट जूसेस, प्रोसेस्ड फूड्स लाइक कन्फेक्शनरी, ब्रेड, पेस्ट्री, पास्ता, चॉकलेट एंड पेट फूड्स, ये सब लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि कन्फेक्शनरीज वगैरह जो चीजें हैं वो भारत में यूरोपियन चॉकलेट्स आपको अब सस्ती मिल सकती है। फिर मीट प्रोडक्ट्स। अब भारत के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है और यूरोप के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? यूरोप का ये कहना है कि एल्कोहलिक बेवरेजेस में उनको भारत का बाजार बहुत बड़ा मिलेगा। जो वहां के फ्रूट्स हैं जैसे कीवीज और पीयर्स, जो ठंडे प्रदेशों के फ्रूट्स हैं, वहां से एक्सपोर्ट होंगे भारत। और भारत साथ में इस बात को भी कहा गया है कि जो हमारे यहाँ वाइन बनाने की टेक्निक है, यूरोप उसमें भी भारत को हेल्प करेगा कि ग्रेप से वाइन कैसे बनती है, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रेप प्रोडक्शन है, हम उसका वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहे हैं, तो यूरोप उसमें भी हेल्प करेगा। इसका मतलब यह है कि ये तो हो गया समझौता। अब कहां पे पेच फंसता है? पेच ये फंसता है, आज भी भारत एक्सपोर्ट करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन हमारी क्वालिटी को लेकर, खासकर एग्री प्रोडक्ट्स के अंदर पेस्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स, बाकी जो समस्याएं हैं उनको लेकर, एथिलीन ऑक्साइड को लेकर समस्या है। इस समझौते में यूरोप ने क्या कहा है? यूरोप विल प्रोटेक्ट इट्स हाई SPS स्टैंडर्ड्स and EU stringent rules on animal and plant health, food safety will be maintained with no exception. आपको सिर्फ 3.5% ड्यूटी का फायदा हुआ है, बाकी कोई फायदा नहीं। कानून सारे वही के वही रहेंगे। अगर हम 3.5% की अगर बात कर रहे हैं, तो अगर हमारी क्वालिटी होती तो हम पहले ही माल बेच लेते। इसका मतलब यह है कि सरकार ने तो अपना काम कर दिया, एग्रीमेंट साइन कर दिया। अब ये सारा काम प्राइवेट सेक्टर का है। जो व्यापार करना चाहते हैं, क्या वो जो यूरोप के SPS नॉर्म्स हैं, क्या आप उसके साथ खरे उतरेंगे? सवाल इस बात का है। अब बात आता है रूल ऑफ ओरिजिन को लेकर।
ये कहा गया है कि जो आप ही के देश में प्रोडक्ट बनेंगे वही आप एक्सपोर्ट करेंगे। चाइना से लाके आपने डब्बा भर के भेज दिया, नहीं चलेगा। अब कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जो भारत में बनेंगे और एक्सपोर्ट होंगे? जैसा मैंने कहा, टेक्सटाइल हो सकता है, लेदर फुटवेयर्स हो सकते हैं, लेदर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कुछ केमिकल हो सकते हैं जो भारत में बनते हैं, चाहे वो एग्रोकेमिकल्स हो या फार्मास्यूटिकल हो या अदर स्पेशलिटी केमिकल्स जो भारत में बनते हैं, वो सब आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। एग्री फूड के अंदर, एक्वाकल्चर के अंदर, बायोलॉजिकल सिस्टम में आपको फाइटोसैनिटरी का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ ओरिजिन की जो बात है वो उस पर अब काफी काम होगा और कस्टम डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। और यही कहा गया है कि जो कस्टम डिपार्टमेंट्स हैं वो सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड आईपीआर, अगर कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट, फर्जी प्रोडक्ट बना के ला रहा है, किसी ब्रांड की कॉपी करके ला रहा है, उसको कस्टम पे रोक दिया जाएगा। ये प्रावधान भी आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। तो सैनिटरी कंडीशंस में बहुत क्लियर हो गया है बात को। ऑल इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू द ईयू विल कंटिन्यू यूज स्ट्रिक्ट एसपीएस रूल्स विद नो एक्सेप्शन, जैसा मैंने आपको पहले बताया। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि हमें क्वालिटी नॉर्म्स पे काम करना होगा। सिमिलरली टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, ये वही है जो डब्ल्यूटीओ के अंदर कहा गया है कि आपको डब्ल्यूटीओ की गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। हम पहले ही डब्ल्यूटीओ से परेशान थे एसपीएस टीबीटी के मामले में। इस एग्रीमेंट में भी कहा है कि हम डब्ल्यूटीओ को फॉलो करें। और साथ ही में वर्किंग ग्रुप जो होगा वो कंफर्मिटी असेसमेंट, जिसको लेकर अक्सर कहा जाता है कि स्टैंडर्ड बदलते रहते हैं यूरोप के, उसके लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा कि कंफर्मिटी असेसमेंट को लेकर। और भारत के जो क्वालिटी ऑर्डर हैं, हम जो हर दूसरे तीसरे दिन क्वालिटी ऑर्डर निकालते हैं, यूरोपियन यूनियन का, हम उसको इवेल्युएट करेंगे कहीं ये नॉन टैरिफ बैरियर तो नहीं बन रहा है एज पर डब्ल्यूटीओ नॉर्म्स। इसको भी ध्यान में रखा गया है। ट्रेड रेमेडीज की जहां तक बात है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस पे ध्यान दिया जाएगा और जरूरत से ज्यादा अगर इंपोर्ट होता है तो प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यह प्रावधान भी इसमें रखा गया है। जहां तक बात है सर्विसेज की, जो ट्रेड है वो करीब $60 बिलियन का है, जिसमें करीब $26 बिलियन तो है जो यूरोप एक्सपोर्ट करता है और करीब $34 बिलियन है जो इंपोर्ट करता है। मतलब $8 बिलियन का जो ट्रेड है वो भारत के फेवर में है, सरप्लस है, क्योंकि हमारे यहां से आईटी सर्विसेज हम लोग काफी देते हैं। अब सवाल इस बात का आता है कि इसके लिए क्या होगा? तो फिर इसमें यह कहा गया है कि जो डब्ल्यूटीओ का गेट्स एग्रीमेंट है, जो भारत ने पहले नहीं माना था, हम उसी हिसाब से काम करें। इस बात को हमें मानना होगा। इसका मतलब जो डब्ल्यूटीओ की गाइडलाइंस है वो फॉलो होंगी, जो स्टैंडिंग कमिटमेंट्स हैं वो फॉलो रहेंगे, विच इंडिया डिड नॉट फॉलो अंडर गैट्स। फाइनेंशियल सर्विसेज की जो गाइडलाइंस थी, जो भारत ने नहीं मानी थी डब्ल्यूटीओ में, इस एग्रीमेंट में भारत मानेगा। यह बात भी हमें समझनी होगी। It includes clear commitment to the senior management and board of directors as well as local presence which are new for India. इसका मतलब सीनियर मैनेजमेंट की भी अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी। अब बात आती है डिजिटल ट्रेड को लेकर, जो हम बार बार बात करते हैं कि भाई डिजिटाइजेशन का जमाना है। तो अगर हम डिजिटल ट्रेड को लेकर अगर बात कर रहे हैं तो यहां पे भी बहुत क्लियर है कि इसमें भी कोऑपरेशन होगा। और फिर वही बात आती है, डब्ल्यूटीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ज्वाइंट वेंचर की जो रूल्स गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया जाएगा। ऑनलाइन कस्टमर प्रोटेक्शन, जो फ्रॉड हो रहा है क्वालिटी के नाम पे, ऑनलाइन में आपने कुछ भी बेच दिया, जैसे हिंदुस्तान में होता है, साफ लिख देते हैं कि जो दिखाया जा रहा है वैसा माल आएगा या नहीं आएगा ये गारंटी नहीं है। यूरोप के कानून में कहा है कि जो दिखाया जा रहा है वही देना पड़ेगा। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ऑनलाइन ट्रेड की कि हम कुछ भी बेचेंगे, नहीं चलेगा। तो हमें इस बात के वे पर भी सोचना होगा। इसके अलावा अब बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसको लेकर विवाद रहा। अब इसमें क्या था, आईपीआर जो है वो माना जाएगा। Important, the agreement provides high level of protection and enforcement of IPR right in line with Indian and EU IPR laws. अब उसमें क्या कवर किया गया है? Protection of trade secret and undisclosed information. अब जो डेटा दिया जा रहा है डिपार्टमेंट्स को,
क्या डेटा प्रोटेक्शन होगा या नहीं? क्योंकि यूरोप में डेटा प्रोटेक्शन है। जब आप कोई नया केमिकल अप्रूव कराते हैं, उसका डेटा जो आप सबमिट करते हैं, सरकार उसको यूज करती है फॉर अप्रूवल के लिए। लेकिन हिंदुस्तान में उस डेटा के बेस पे हम किसी भी सिमिलर प्रोडक्ट को अप्रूव कर देते हैं। डेटा एक कंपनी ने जनरेट किया, उसका फायदा लोकल कंपनियां भी उठाती हैं, क्योंकि एक बार जब डेटा आ गया तो उस बेस पे सरकारें अप्रूव करती रहती हैं। यूरोप में ऐसा नहीं। वो कहते हैं जो डेटा जनरेट हुआ है वो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी से आप दूसरे को परमिशन नहीं दे सकते। क्या भारत सरकार इसको मानेगी? ये आने वाले दिनों में आपको एक विवादित मुद्दा दिखेगा। और प्लांट वेराइटीज, उसको भी हम भी यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हम पेटेंट नहीं कर सकते, लेकिन जो दुनिया की कार्रवाई है वो हमें माननी पड़ेगी। इसीलिए जो इंटरनेशनल रेलेवेंट एग्रीमेंट्स हैं उस हिसाब से हम इसमें काम करेंगे। एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस, ये भी भारत का जो कंपटीशन कमीशन है यूरोप के साथ मिलकर काम करेगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कहा गया है कि भाई उनके लिए हमने सब कुछ कर दिया, लेकिन उनको और भी एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए बाकी जो है हैंड होल्डिंग की जरूरत है, उसका भी हम प्रावधान रखेंगे। अब रही बात ट्रांसपेरेंसी को लेकर, वहां पे भी ये कहा गया है कि जो WTO की गाइडलाइंस हैं हम उनको फॉलो करेंगे। तो हम अपनी तरफ से कोई नई गाइडलाइन नहीं बना रहे हैं। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है कि भारत में कानून कैसे बनते हैं। हम अक्सर परेशान होते हैं कि ये सरकार क्या कानून बनाई जा रही है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस, भारत को ये कहा जाएगा कि आप जो गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस है कि कानून कैसे बनाना है, इस बात पे ध्यान दीजिए। इंस्पेक्टर राज इनडायरेक्टली कम करने का रास्ता खुल सकता है, इस बात को हमें समझना होगा। यूज ऑफ रेगुलेटरी इंपैक्ट असेसमेंट, आपने कानून बनाया, उसका इंपैक्ट क्या हुआ। पार्टीज कंसिडरिंग द नीड फॉर रेगुलेटरी एक्ट एग्जामिनिंग ऑल पॉसिबल रेगुलेटरी अल्टरनेटिव्स, कानून बनाने से पहले क्या बगैर कानून बनाए कोई और रास्ता है इस समस्या का समाधान निकालने का, ये भी ऑप्शन भारत को इस एग्रीमेंट के थ्रू एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अब रही बात सस्टेनेबल प्रोडक्शन की, इंक्लूसिव एंड हेल्दी एंड रिजिलियंट फूड, इसको लेकर कहा क्योंकि फूड सिक्योरिटी दुनिया में टेंशन है। साथ ही ट्रेड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई कि हम इस पे भी ध्यान देंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का मुद्दा पूरी दुनिया में छाया हुआ है और सस्टेनेबिलिटी में सिर्फ क्लाइमेट चेंज नहीं है, हम बात कर रहे हैं वर्कर्स राइट की, विमेन एम्पावरमेंट की एंड प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग कोऑपरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज। इसका मतलब ये सब मुद्दे अब और हावी होंगे भारत में भी, एंड देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म। ये क्यों जरूरी है क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट? क्योंकि यूरोप ने कार्बन टैक्स लगा दिया। अब भारत सरकार के लिए एक ऑप्शन है कि हमारी कंपनियां वायलेट करें, जब एक्सपोर्ट करें तो वहां पे उन पे एडिशनल टैक्स लगेगा, वो उनको जमा कराना पड़ेगा। बेहतर यह है कि भारत सरकार ये इंटरनल इंडस्ट्री पे टैक्स इंट्रोड्यूस करे, ताकि अगर कोई पॉल्यूशन कर रहा है तो वो जमा कराए, और जब वो एक्सपोर्ट करे, क्योंकि इस चक्कर में क्या होगा, इंडियन इंडस्ट्री सुधरेगी। जब वो अपग्रेड करेंगे और भारत में जब वो कम टैक्स देंगे, तो जब वो एक्सपोर्ट करेंगे तो उन पे वहां पे भी कम टैक्स ही लगेगा। तो इनडायरेक्टली ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाएगा भारत, हम अपनी इंडस्ट्रीज को कैसे सुधारें। इसका मतलब यह है कि एक और जो इंपॉर्टेंट चीज आई है जिसको लेकर भारत सरकार कभी भी कंफर्टेबल नहीं रही, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें यह कहा गया है कि आपके यहां जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो आप ढंग से लागू कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए जो एनजीओज हैं, जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, सिविल सोसाइटी है, उसका रोल भी होगा, क्योंकि हर जगह हम इंस्पेक्टर तो भेजेंगे। तो सिविल सोसाइटी बताएगी कि ये जो कानून आपने फॉलो किए हैं, चाहे वो क्लाइमेट के हैं, एनवायरनमेंट के हैं, विमेन के हैं, वर्कर्स के हैं, क्या आप ढंग से फॉलो कर रहे हो या नहीं। क्योंकि इस बेस पे आपको उस कंट्री में EU में एक्सेस मिलेगा, टैरिफ लगेगा, जो भी होगा वो उस बेस पे हो जाएगा। तो ये एक इम्पैक्ट हमें दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम आगे चलें, जिनको हमें ध्यान से देखना होगा वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ, इलीगल लॉगिंग एंड इलीगल एंड अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में रिड्यूस टैरिफ ऑन ग्रीन गुड्स एंड लिबरलाइज सर्विसेज सेक्टर फॉर ग्रीन ट्रांजिशन। यूरोप चाहता है कि भारत ग्रीन इकोसिस्टम की तरफ आगे बढ़े, भारत सरकार का भी यही एजेंडा है। ये एग्रीमेंट आने से दबाव पड़ेगा कि हम उस पर जल्दी कार्रवाई करें। अब एक और मुद्दा जिसके बारे में यहां कहा गया है वो है वर्कर्स राइट। आईएलओ के प्रिंसिपल, हम जो कह रहे हैं वो नहीं, आईएलओ के प्रिंसिपल लागू होंगे। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड कलेक्टिव बार्गेन, मतलब लेबर यूनियन वैलिड है। कंपलसरी जो लेबर या फोर्स लेबर है उसको खत्म करना होगा। चाइल्ड लेबर एबॉलिश एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट। अब हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट को लेकर भी एनजीओ की तरफ से विवाद उठ सकता है, तो भारत सरकार को अपने लेबर कोड में और फैक्ट्री एक्ट के अंदर ये सुधार करने पड़ेंगे। जेंडर इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो बहुत क्लियर है कि जो विमेन को लेकर, एम्पावरमेंट को लेकर जो यूएन और आईएलओ के कन्वेंशंस हैं उस हिसाब से काम होगा। अगर कहीं डाउट है तो रेगुलेटरी एंड सस्टेनेबिलिटी इशू के लिए हम डायलॉग से बात करेंगे, एक दूसरे के इश्यूज को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। और जो एनफोर्समेंट है, जो कमिटमेंट्स हैं, उनका एनफोर्समेंट हो, टाइम बाउंड मैनर में हो, ये देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने एग्रीमेंट तो साइन कर लिया, अब हम आगे की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो एक मैकेनिज्म बनेगा कि भारत सरकार और यूरोप मिलकर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे। इसके बाद आता है मुद्दा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो जैसा डब्ल्यूटीओ में कहा गया वैसा ही सिमिलर मैकेनिज्म यहां है कि जो पैनल बनेगा, पैनल की रिपोर्ट्स बाइंडिंग होंगी, ट्रांसपेरेंसी होगा एंड ऑप्शन ऑफ मीडिएशन। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज डब्ल्यूटीओ में है वो काफी हद तक इसमें भी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में भी कॉपी किया गया है। अब प्रोविजनिंग की बात है, डेफिनेशंस। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डेफिनेशन है वो बाकी जो डेफिनेशन है और एग्रीमेंट्स है उससे मिलती जुलती है, कोई नई डेफिनेशंस इसमें क्रिएट नहीं की गई है। और इंस्टीट्यूशनल प्रोविजन, ज्वाइंट कमेटी बनेगी, स्पेशलाइज्ड कमेटी बनेगी जो देखेगी कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन को लेकर चिंता है। एंड रैपिड रिएक्शन मैकेनिज्म विल अलाउ क्विक एड्रेसिंग ऑफ द थिंग्स, जहां पे विवाद हो सकता है। कोई ऐसा मुद्दा है जिसके कारण विवाद हो गया, जल्दी एड्रेस करना है, उसके लिए कमेटी बन सकती है। फाइनल प्रोविजन अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे भी कुछ जनरल क्लॉजेस हैं जो हम कह सकते हैं कि भाई ह्यूमन राइट्स वगैरह को लेकर जो दुनिया की मान्यता है वो इस कानून, जो एफटीए उससे बाहर नहीं जाएगा, उसके तहत ही काम करेगा। और अगर कोई एक्सेप्शन है तो वो वही होंगे जो डब्ल्यूटीओ रूल्स में है, इसके अलावा कोई एग्जम्पशंस या एक्सेप्शंस नहीं होंगे। अब सवाल इस बात का है कि इस एग्रीमेंट का मुद्दा कहां निकल के आता है। अगर आपको सेक्टर वाइज एनालिसिस चाहिए, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे सेक्टर वाइज एनालिसिस है कि फार्मास्यूटिकल के अंदर कौन से कानून है, उसको कैसे एड्रेस करना है, फूड में क्या है, स्टील मेटलर्जी में क्या है, फिशरीज में क्या है, टेक्सटाइल में क्या है, अलग अलग सेक्टर्स में कौन कौन से यूरोप के कानून लगेंगे, जिसके बारे में भारत की इंडस्ट्रीज को तैयार होना पड़े। तो दोस्तों, हम जो अभी तक बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया है, अच्छी बात है, एग्रीमेंट जरूरी था, इसका एक साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल गेन है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि एग्रीमेंट साइन हो गया, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, मोदी जी ने साइन कर दिया मतलब कल से हम लोग तुरंत एक्सपोर्ट शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि यूरोपियन यूनियन क्वालिटी नॉर्म्स को डाइल्यूट नहीं करेगा। और हमारी प्रॉब्लम टैरिफ नहीं थी, हमारी प्रॉब्लम थी क्वालिटी। और जब तक क्वालिटी अपग्रेडेशन नहीं होगा इस एफटीए का फायदा मिलना मुश्किल है। इसीलिए दोस्तों, निवेदन है कि इस वीडियो को सर्कुलेट करिए, क्योंकि अगर यूरोप का बाजार खुला है तो उसका फायदा उठाना भी चाहिए। उसके लिए हमें इन हाउस तैयारी करनी होगी, इसमें अब और कोई ऑप्शन बचता नहीं। इसीलिए इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, सर्कुलेट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हो सके तो सपोर्ट करिए।
इस मुद्दे पे चर्चा करें। और जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक अपना ध्यान भी रखिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। फिलहाल वंदे मातरम।